हेलो फ्रेंड्स ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं हिस्ट्री क्लासिक्स चैप्टर फर्स्ट को मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं अगर बताऊँ जो हिस्ट्री क्लासिक्स चैप्टर फर्स्ट है उसका नेम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो मैं यही चैप्टर को इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता दूँ कि मैं इस चैप्टर को इन 4 टॉपिक, मेरे पास 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिकों के थ्रू मैं इस पूरे चैप्टर को मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो मेरा पहला है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लोग कहाँ रहते थे। तीसरा पॉइंट है कि देश का नाम कैसे पड़ा। और चौथा मेरा पॉइंट है तिथियों का मतलब। तो फ्रेंड्स, मैं इन 4 ही पॉइंट्स लेकर मैं इस पूरे चैप्टर यानी कि चैप्टर फर्स्ट को मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को समझते हैं ताकि उससे हमें सारे चैप्टर समझ में आ जाए। तो हमारा पहला पॉइंट है अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। फ्रेंड्स, हम ये बता रहे हैं कि जो हिस्ट्री है ना, ये हमारे पास्ट के बारे में ही बताता है। तो जो पहला है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताऊं तो हम अपने अतीत के बारे में, हम अपने पास्ट के बारे में हम यह जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे और वो किस प्रकार के पशुपालक थे, किस प्रकार के व्यापार करते थे। हम ये सब उनके बारे में जान सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं तो हम लोग ये भी जान सकते हैं कि उस समय के उन लोगों के पास किस प्रकार की कला थी और उस टाइम के जो बच्चे थे ना, वो किस प्रकार के खेल खेला करते थे और वो किस प्रकार की कहानियाँ सुना करते हैं थे। हम ये भी जान सकते हैं। जैसे कि है यहाँ पे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और हम कहते थे कि हम आखेटुको थे, कहने का मतलब वो शिकार करते थे। वो पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास्ट में हुआ है तो वो हमें वैसा कोई व्यक्ति है जो हमें अभी बता सके। क्योंकि इतने लंबे समय तक कई साल के बातों को कोई व्यक्ति थोड़ी ना बता पाएगा। क्योंकि किसी भी कभी व्यक्ति का जीवन जो होता है तो 70 है मनुष्य का। बट वो भी चलो मान लेते हैं, वो भी अगर जी रहा है तो 100 ईयर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार पहले के लोगों को यानी कि पहले हमारे अतीत के बारे में इतने सालों की जानकारी हमें कैसे मिल सकती है। पहला क्वेश्चन, तो हम यह बताएं कि हमारे अतीत के बारे में जानकारी हमें अभिलेख और पांडुलिपि के द्वारा मिलती है। ये अभिलेख और पांडुलिपि क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये समझेंगे कि अभिलेख जो है जिसे शिलालेख भी कहते हैं और पांडुलिपि है जिसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, ये मैन्यू जो एक वर्ड है, मैन्यू जो वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हाथ से, मतलब हाथ से लिखी गई, उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और भी हैं पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट। ये तीनों थ्रू के जरिए हम यह जान सकते हैं हमारे पास्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे अभिलेख क्या होता है और पांडुलिपि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं लेख की बताऊं, अभिलेख की। तो अभिलेख ऐसा लेख होता है, एक ऐसा लेख जो किसी पत्थर, जो किसी चट्टान या फिर धातुओं पर लिखी गई होती है। तो उस प्रकार के लेख को हम अभिलेख कहते हैं। और मैं बताऊं कि ये पांडुलिपि क्या है। तो पांडुलिपि हम उन्हें कहते हैं जो अपने हाथों से लिखी गई होती है। यानी कहने का मतलब जो पहले के लोग थे ना, जो थे, तो वो अपने जितने भी पहले की जो एंशिएंट बातें होती थी तो उन्हें वो मतलब पेड़ की जो छालें होती हैं जिन्हें भोजपत्र कहते हैं, तो वो उस पर लिखा करते थे, अपने हाथों से लिख कर एक बुक बनाते थे। तो उस बुक को ही हम मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश में और हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। क्योंकि यह बुक जो है तो वह हाथ से लिखी गई होती है। अब वो भी जो पेन की जो छालें होती है जिन्हें भोजपत्र कहते हैं, उसी पर लिखी जाती है।
और ये जो अब बात करें तो यही जो है ना, जैसे कि पांडुलिपि तो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाती है मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि वो तो पत्ती के छालों पे लिखी जाती है, तो कुछ दिन बाद वो सूख जाता होगा या फिर गल जाता होगा या फिर सड़ जाता है। इस प्रकार से वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाता है। फ्रेंड्स, जो ये पुरातत्वविद होते हैं ना, तो हमें इनके थ्रू भी हमारे पास्ट के बारे में हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि ये जो पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पहले के जो जैसे कि प्राचीनतम जो इमारतें हो गई, उनसे मिली गई मूर्तियाँ या फिर इस प्रकार के वैसे चीज़ जो हमारे पास्ट में यूज़ मतलब वे लोग यूज़ करते थे, जो आरंभिक लोग होते थे वो यूज़ करते थे। इस प्रकार उन सारी चीज़ों को, उन सभी इमारतों को ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी खुदाई करते हैं, उनकी छानबीन करते हैं और उनके बारे में एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। इस प्रकार हमें जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू भी हमें मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो मैं अभी बताएं कि ये सब जान सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक था कि हम कैसे जान सकते हैं, तो मैं उसे भी बताई कि जो हम उन्हें जान सकते हैं एक अभिलेख के द्वारा, पांडुलिपि के द्वारा और पुरातत्वविद के द्वारा। बात करूँ अभिलेख की, तो अभिलेख जो है ना, यानी कि जो अभिलेख है ना, तो ये अशोक के कंधार, मतलब अशोक जब राजा थे उस समय ये उनके आदेशों पर ये अभिलेख लिखा गया था। और ये अभिलेख में लिखा क्या जाता होगा, तो फ्रेंड्स मैं बताऊं, अभिलेख में ना जो पहले के राजा या फिर रानियां होती थी उनके आदेशों को लिखा जाता था, या फिर जो उनके नियम लागू करने होते हैं जनता के लिए, तो वो क्या करते हैं, इसी अभिलेख को लिख देते हैं, जिसके थ्रू सभी जनता के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार जो है तो अभिलेख, पांडुलिपि और पुरातत्वविदों के द्वारा हमें अतीतों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये हमारा पहला पॉइंट था जो कि हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि लोग कहाँ रहते थे। फ्रेंड्स, जो पहले के लोग थे ना, यानी कि जो हमारे पास जो हमारे पूर्वज हैं, तो वो लोग कहाँ रहते थे, मैं इसको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ तो पहले के लोग थे ना, तो ज़्यादातर वो थे ना, तो नर्मदा नदी के पास मतलब किनारे रहते ही थे, यानी कि वे लोग जो हैं तो नदियों के किनारे रहा करते थे। इसका मैं एग्जिट बताऊँ आंसर, तो वो जो लोग थे पहले के लोग, तो वो नदियों के किनारे रहते थे। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि वो लोग नदियों के किनारे ही क्यों रहते थे। फ्रेंड्स, वो लोग नदियों के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि पहले के लोग जो थे ना, तो वो पूर्ण रूप से प्रकृति पे यानी कि नेचुरल पर निर्भर थे, यानी कि प्रकृति पर निर्भर थे। क्योंकि वो उस समय उन लोगों के पास कुछ, वो लोग उत्पादन तक नहीं पहुँचे थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जो प्राकृतिक रूप से जो भी उपजाऊ होता था, जैसे कि फल फूल, उनकी पत्तियाँ, उनकी जड़ें, इस प्रकार से जो भी उपजाऊ होता था वो लोग उसको ग्रहण करते थे, वो लोग उसको खाते थे। इस प्रकार वो पूर्ण रूप से क्या चीज़, अपने प्रकृति पर निर्भर थे। और वो नदी किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि वो जो मतलब इसलिए रहते थे कि ताकि उन्हें मतलब कि पूर्ण रूप से वो तो प्रकृति पर निर्भर थे। इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से उन्हें जल मिल जाता था पर्याप्त मात्रा में। तो इस प्रकार वो अपने जो रहने का जो था ना, तो ज़्यादातर वो लोग नदियों किनारे ही रहते थे। और मैं बताऊँ जैसे कि सबसे अगर वो लोग रहते थे, और उन्हें अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जब वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती होगी, तो इस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाते थे। अब वो लोग वैसी जगहों का खोज करते थे जहाँ पे प्राकृतिक रूप से बहुत सी चीज़ें उपजाऊ होती थी, क्योंकि वो पहले के रूप या तो पूर्ण रूप से मतलब कि प्रकृति पर निर्भर थे और जानवरों पर, क्योंकि उस समय वो जानवरों को मार कर खाते थे और प्राकृतिक रूप से जो भी उपजाऊ होता था उन्हें ही खाते थे, क्योंकि उनके अलावा और उनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। तो इसलिए वो नदियों के किनारे रहते थे। इस प्रकार से एक और यहाँ पे जैसे कि हम बात कर लें कि जैसे सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी जो है तो वो सभी सभ्यताओं की प्राचीनतम सभ्यता है। सिंधु नदी जो है, तो सिंधु नदी को दुनिया का सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी जो है ना, जो देवताओं जो है ना, भगवान, उनकी नदी भी मानी जाती है। इसे पवित्र नदी, इसे महान और विशाल नदियों माना गया है सिंधु नदी को। सिंधु नदी जो है तो उसकी जो सभ्यता थी, तो वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि 4700 पहले
या लगभग 5000 उस समय यह विकसित था। ऐसा माना जाता है यह जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के आसपास जितने भी नगर बसे थे वो बहुत ही विकसित थे, बहुत ही उन्नत थे। जैसे कि इन सिंधु नदी के पास जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, मगध हो गया, इस प्रकार के नगरें यहाँ पर बसी हुई थी। वैसे तो मगध जो है तो गंगा नदी के किनारे बसा था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के साथ ही विकसित हुआ है। जैसे हम यहाँ पे सिंधु नदी को बात करूँ तो जो सिंधु नदी है ना, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगरे फले फूले थे। कहने का मतलब 4700 वर्ष पहले जब सिंधु सभ्यता जब थी उस समय बहुत से आरंभिक नगर इसके साथ ही विकसित हुए थे, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यानी कि उस नदी के किनारे जितने भी नगर थे ना, उन्हें भी सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। क्यों? क्योंकि वे सभी नगर जो हैं तो सब सिंधु नदी के किनारे ही फले फूले थे। यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जो 4700 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। बात करेंगे अगर सिंधु नदी की, तो फ्रेंड जो सिंधु नदी है ना, अगर सिंधु नदी जो है तो वो जो लद्दाख है, यानी कि तिब्बत से होते हुए लद्दाख, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, शुरुआत में यह तिब्बत से लद्दाख क्षेत्र से होते हुए यह जो है तो लेह कारगिल वही लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में आता है और अंत में कांची में जो कराची जो है तो कराची के अरब सागर में जाकर मिल जाता है। ये सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करूँ मैं, तो सिंधु नदी जो है इसकी लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की, सिंधु नदी जो है तो सिंधु नदी के मतलब आसपास जितने भी नगर बसे थे वो सब आरंभिक नगर थे, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और सिंधु नदी की बात करें सहायक नदियाँ की, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज। ये सभी नदियाँ जो हैं तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी के किनारे जो नगर था पहला वो था मोहनजोदड़ो, और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है ये रावी नदी है, इसके किनारे जो आरंभिक नगर है हड़प्पा था। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं ऋग्वेद में उल्लेख, यानी कि सिंधु नदी जो है तो सिंधु नदी को महान, विशाल और पवित्र नदी कहा गया है। इसे देवताओं की नदी माना गया है सिंधु नदी को। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के जैसे कि मैं यहाँ पे अभी देखें इसकी मतलब कहाँ से होते हुए निकलता है, जैसे कि इसी नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा। और ऋग्वेद में सिंधु नदीनापति यानी कि नदियों का राजा कहा गया है। यानी कि सिंधु नदी इतना पवित्र, इतना विशाल, इतना महान माना गया है कि इसे नदियों का राजा भी कहा जाता है सिंधु नदी को। और सिंधु नदी का उल्लेख जो है तो ऋग्वेद में भी हुआ है। तो हम क्या समझे सिंधु नदी को, जैसे सिंधु नदी के जो भी सहायक नदियाँ हैं हम उन्हें मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे कि ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ हो गई झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ये जो दिख रही है ना, ये जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये जो है सिंधु नदी जो है ये भारत और ये पाकिस्तान इनके बीच में है। और सिंधु नदी का जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो है तो भारत और पाकिस्तान में 1960 ईस्वी में, कब 1960 ईस्वी में सिंधु नदी की जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद 1960 ईस्वी में। और ये जो पाकिस्तान की यही जो पहाड़ियाँ हैं किरथर और सुलेमान, जिस पर मतलब कृषि का आरंभ जहाँ पे हुआ था लगभग कितना 8000 साल पहले, 8000 साल पहले कृषि का आरंभ सबसे पहले कृषि और पशुपालन किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों से ही शुरू हुआ था। ये दोनों पहाड़ियाँ जो है तो पाकिस्तान में पड़ती हैं। यानी कि कृषि का आरंभ जो है तो लगभग 8000 साल पहले यही सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ पर हुआ था। और मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पे फसल जो है ना वो जौ, गेहूँ जैसे फसलों को उपजाऊ किया गया था। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कृषि का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो था 4700 पूर्व विकसित हुआ था। और गंगा घाटी के नगर मतलब गंगा जो नदी है उसके नगर उसके घाटी के नगर पहला है मगध, जो सबसे बड़ा राज्य था।
अब वो लगभग 2500 वर्ष पहले विकसित हुआ था। अब मैं सिंधु नदी की बात की, अब मैं बात करती हूँ क्या चीज़, गंगा नदी की। सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी जो है, तो गंगा नदी जो है वो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब कि फ्रेंड्स, जो यह गंगा नदी जो है, गंगा नदी के किनारे जो भी उनके आसपास जो भी प्राचीन काल में जो क्षेत्र थे, उन्हें मगध कहा जाता था। और यही मगध जो है तो वर्तमान में बिहार है। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जो बिहार है ना हमारा, तो वो गंगा नदी के किनारे है। वैसे तो बहुत से राज्य गंगा नदी के किनारे हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्य जो हैं तो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र हैं। और बात करें, हाँ, तो गंगा नदी की, जैसे कि अब बात करें हम इसकी सहायक नदियों की, कि गंगा नदी के किनारे गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ गंगा नदी की, तो गंगा नदी की सहायक नदी जैसे कि ये यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, चंबल, गोमती, पुनपुन, महानदा, दामोदर, रामगंगा, यमुना, ऐसे बहुत मतलब ये सभी जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फ्रेंड्स मैं हम अब गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हम कौन कौन सी हैं हम उन्हें मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो ये है जैसे गंगा नदी, ठीक। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ है यमुना, चंबल, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। ये सब दिख रहा है ना, ये सब नदियाँ जो हैं यही गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये जो बिंद पहाड़ियाँ दिख रही है ना, ये भारत की मध्य बिंद पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे चावल की खेती की गई थी। सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। और ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ियाँ हैं। इस किरथर सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ सबसे पहले कृषि का उत्पादन किया गया था 8000 साल पहले। और ये सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा भारत है। और इन दिनों के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है सिंधु नदी, और ये है इसकी सहायक नदियाँ, और ये है हिमालय। इस प्रकार हम सिंधु नदी जान ली है, सिंधु और गंगा नदी भी को भी देख ली है उसकी सहायक नदियों की। बात करें गंगा नदी के किनारे जो बसा मगध था ना, वो बहुत ही एक शक्तिशाली राज्य था। क्योंकि जो मगध पे उस समय जो शासन करता था वो था बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है वो एक हर्यक वंश है। बिम्बिसार उस समय के मतलब मगध राज्य का शासक था, और वो इतना बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम जो मगध जो था ना, तो उस समय बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक मतलब बहुत ही विशाल राज्य था। क्योंकि उसके जो शासक थे ना वो बहुत शक्तिशाली थे। तो यह हर्यक वंश था। और इसके जो पुत्र थे ना, अजातशत्रु, मतलब बिम्बिसार के बाद ये यहाँ का शासक बना, अजातशत्रु। तो इस प्रकार हम गंगा नदी देखें, गंगा नदी के किनारे जो बसा मगध था राज्य, उसके शासक थे बिम्बिसार। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है तो बिहार की सबसे लंबी नदी है। और इसके किनारे बहुत से प्रमुख शहर बसे हैं, जैसे कि ये जैसे पटना, भागलपुर, बक्सर, मुंगेर, सहरसा। ये जो ज़िले हैं ना, ये बिहार के ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, यानी कि बसे हुए हैं। गंगा नदी की ये सहायक किस किन राज्यों के किनारे, कौन कौन राज्य गंगा नदी के किनारे हैं, और ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक था कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, दूसरा कि लोग कहाँ रहते थे। ये दोनों हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया मतलब। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि देश का नाम कैसे पड़ा। फ्रेंड्स मैं बताऊं कि देश का नाम कैसे पड़ा, तो हमको उसके लिए आना पड़ेगा सिंधु नदी के, सिंधु सभ्यता के पास। क्योंकि सिंधु नदी के नाम पर ही हमारा देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं कि देश का नाम कैसे पड़ा। तो देश का नाम कहने का मतलब कि हम अपने देश का मतलब प्राय क्या कहते हैं, या तो इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, यही ना कहते हैं। तो यह नाम जो है तो कैसे पड़ा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कहने का मतलब इंडिया शब्द जो है ना, जो हम इंडिया कहते हैं, तो वो इंडिया शब्द जो है तो इंदस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। कहने का मतलब जो इंडिया का शब्द है ना, जो
जो इंडिया है वो जो है तो इंडस से निकला हुआ है। इंडस से निकला हुआ है। इसका संस्कृत में मतलब होता है, संस्कृत में मतलब होता है क्या चीज़? सिंधु। क्या चीज़? सिंधु। फ्रेंड्स, जो इंडिया शब्द है ना वो इंडस से निकला हुआ है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है सिंधु। कहने का मतलब जो उस समय ना जब सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उस समय जो उत्तर पश्चिम, कहाँ? उत्तर पश्चिम से लगभग कितना 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कहने का मतलब जो उत्तर पश्चिम से लोग जो आने वाले यूनानियों हैं, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे इन लोग हिंदोस कहा और अथवा इंदोस कहा। और उसके पूर्व में स्थित जितनी भूमि प्रदेश था तो वो भूमि प्रदेश को इन लोगों ने कहा इंडिया कहा। इस प्रकार आगे चलकर क्या चीज़, यही पूरे देश के लिए नाम रख दिया गया इंडिया। इस प्रकार हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। जैसे कि इंडस से निकलता है क्या चीज़? इंडिया है। इसका संस्कृत में मतलब जो होता है वो है सिंधु। अब वो जो कौन इन्हें बोले थे इंडस, तो वो ईरानियों तथा यूनानियों हैं। अब वो किधर से आते थे? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले थे, लगभग कितना 2500 वर्ष पहले। तो एक छोटा सा नोट्स है जो हमें बहुत यूज़फुल, हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। और ये तो इससे हमको मालूम हो गया कि इंडिया कैसे पड़ा। अब आते हैं कि हमारे देश का नाम जो है तो भारत कैसे पड़ा। तो उसके लिए जो कहने में जो उत्तर पश्चिम का जो समूह था, लगभग कितना 2500 वर्ष पहले, उस समय गंगा नदी के किनारे जो मगध राज्य था विकसित था उस समय। तो उस समय की मैं बात बता रही हूँ। जो उत्तर पश्चिम के लोग थे ना, तो उन लोगों के समूह को भारत कहा गया। भारत कहा गया कि ये जो है लोग हैं तो ये भारत के समूह है, यानी कि जो उत्तर पश्चिम के समूह हैं उन्हें भारत का समूह कहा गया। किसका? भारत का। और भारत का कहा गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में भी इसका मिलता है। मतलब इसका उल्लेख जो है तो कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब पहले कहा गया, क्या कहा गया कि ये भारत का समूह है। फिर बाद में यही भारत आगे चलकर पूरे देश के लिए भारत यूज़ होने लगा। इस प्रकार हमारे देश का नाम इंडिया, हिंदुस्तान और भारत पड़ गया। और मैं बताऊं तो यहाँ पे देखते हैं, कहने का मतलब और भी, जैसे हिंदुस्तान कैसे पड़ा। कहने का मतलब जो फारसी थे ना, तो जब फारसी भारत आए थे तो उन्होंने सह का उच्चारण ह से उच्चारित किया, जिससे सिंधु को हिंदू बन गए। कहने का मतलब जो फारसी लोग थे जब यहाँ भारत आए थे तो वो लोग सिंधु नदी, उस टाइम जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उस समय वो लोग जो सह का उच्चारण है ना वो ह में किया, इसलिए वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहने लगा। क्या कहने लगा? हिंदू। इस प्रकार यह पूरे देश के लिए हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा और हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ये सभी रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका नाम जो हमारे कंट्री का नाम है तो वो सब है, मतलब इसी नदी पर हमारे देश का नाम पड़ा हुआ है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। इस प्रकार हम ये देख लिए कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। पहला पॉइंट था अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, देश का नाम कैसे पड़ा। 3 पॉइंट हम लोग का कंप्लीट। आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट है, यही लास्ट पॉइंट है जिसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है। तो इसका है तिथियों का मतलब। जो तिथि हैं, जो दिन है, जो तारीख है, इनका मतलब क्या है, हम वहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बताऊँ कि तिथियों का मतलब, ये तिथियाँ जो है ना, तो तिथि हम ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से ही की जाती है। कहने का मतलब जो ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म का जो प्रवर्तक संस्थापक है ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जन्म से ही हम अपने तारीख दिन का मतलब गणना करते हैं। जैसे कि अगर ईसा मसीह का ये जन्म है और इसके बाद होने वाला जो भी घटनाएं हैं तो उसे हम ईसवी कहने लगे। और ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अब 4700 वर्ष फूला फला था, तो हम कहेंगे
47 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 47 ईसा पूर्व की ये बात हो रही है। जैसे कि 2500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी कि ईसा पूर्व कहेंगे। अब वही जब हम ईसा मसीह के जन्म की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमारा देश का 1947 में आज़ाद हुआ, तो हम बात करेंगे कि 1947 ईस्वी। हम ईसा मसीह के जन्म के बाद हम ईस्वी का प्रयोग करते हैं, जिसे एडी कहते हैं। उसके पहले बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, एडी यानी कि एनो डोमिनी। बीसी को बीसीई भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। एडी को सीई भी कहते हैं, कॉमन एरा। इस प्रकार हम जान लिए कि जो हमारा दिन तारीख हम अभी ईस्वी क्यों कहते हैं, और जब पहले की घटना जो है यानी कि आरंभिक काल की जो हमारे पास्ट हैं, तो हम उन्हें ईसा पूर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म पर ही हम ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उसे ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि ईसा के जन्म के पहले की यह बात है। और बात करेंगे इसी के साथ जो हमारा कैलेंडर है, इसी से हम ना तारीख दिन साल का गणना करते हैं। तो अभी जो हम लोग का कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो कैलेंडर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन जो है तो इसे मतलब 15 इस कैलेंडर को 1582 में यानी कि 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने शुरू किया था, और यही कैलेंडर हम लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस कैलेंडर का यूज़ हम सरकारी और दैनिक जीवन दोनों में करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और कैलेंडर है जो हम अपने सरकारी कारों में यूज़ करते हैं और कोई और कैलेंडर है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ तो इस प्रकार हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, देश का नाम कैसे पड़ा और तिथियों का मतलब क्या है। तो इस प्रकार हम 4 पॉइंट समझें, ये इन मैपों के थ्रू भी समझें कि कौन सिंधु नदी है, गंगा नदी है, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। इस प्रकार पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। पहला चैप्टर जो है देश का नाम कैसे पड़ा और तिथियों का मतलब, ये जो हमारे पॉइंट थे 4 ये कंप्लीट हो गया। और तो फ्रेंड इस प्रकार जो है तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।